Hello, dear students, and welcome in my class of TYBCom for the subject of auditing and taxation. In this lecture, we are going to discuss on income tax. In income tax, our first topic is Income Tax Act 1961, introduction of important concepts and definitions. So, मैं प्रोफेसर SM चौगुले आप सभी का पहले लेक्चर में स्वागत करता हूं और इसी पेपर जो है ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन इसके लिए तुमको बेस्ट विशेष देता हूँ और इनकम टैक्स के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी पर हम यहाँ पर एमसीक्यूज देखने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक टैक्स एक्ट 1991 उसी पर कुछ इम्पोर्टेंट हम एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। Our first lecture, first question is income tax is A dash dash and the options are professional tax, B direct tax, C indirect tax या D service tax. So ये बहुत ही आसान है लेकिन आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स जो है इट इज डायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें से इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एंड जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सो अवर राइट आंसर इज बी, income tax is a direct tax. In question number second, as per income tax act, the definition of term income इन सेक्शन डाइजेस्ट, तो कौन से सेक्शन के अंडर इनकम की डेफिनेशन बनाई गई है? तो ऑप्शन जो है उसमें से सी जो ऑप्शन है 2 इन ब्रैकेट 24, सो अवर राइट आंसर इज सी 2 इन ब्रैकेट 24 जो है उसके अंडर पर इनकम की डेफिनेशन बनाई गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर आर डैश डैश हेड्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम के कितने हेड्स है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो our राइट आंसर इज डी, 5 हेड्स। और वो कौन कौन से हैं वो भी मैं तुमको यहाँ पर बताना चाहूंगा। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर sources. So as per Income Tax Act 1961, there are 5 heads of income. Next question 4. Section 2 in bracket 9 of income tax deals with dash dash and the options are person, SEC, previous year या assessment year. तो section 2 in bracket 9 के तहत जो होता है वो जो definition बनाई गई है वह assessment year। तो our right answer is D, assessment year। 2 in bracket 9 जो है वो assessment year है और 2 in bracket 7 जो है year। In next question 5, financial year is the period of 12 months commencing from dash dash every year। तो financial year का जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है तो शुरुआत कहाँ से होती है ये आप सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये जो है ये 12 मंथ का पीरियड होता है फिनेंशियल ईयर। सो आवर राइट आंसर इज सी, 1 अप्रैल। Then next question 6, dash dash means the financial year immediately preceding the assessment। तो ये कौन सा होता है? The right answer is B, previous year। Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year। इन सिंपल लैंग्वेज देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, विथ एन एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। तो जिस ईयर का इनकम होता है उस पर अब टैक्स का असेसमेंट होने वाला है, उस ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। जैसे अगर हम देख ले तो अब देखो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हुआ फिनेंशियल ईयर, उस साल में जो इनकम आया है उस इनकम पर असेसमेंट अब नेक्स्ट ईयर में होगी।
तो अगर हम समझ लें कि 2020-21 ये अगर प्रीवियस ईयर है तो उसका इनकम 21-22 में उस पर असेसमेंट होगी। तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 231 पर्सन इंक्लूड्स डैश डैश। तो एज पर सेक्शन 2 इन ब्रैकेट 31 पर्सन की डेफिनेशन बनाई गई है इनकम टैक्स एक्ट में। और उसमें कौन कौन आता है? ए, एन इंडिविजुअल। बी, एच यू एफ। एच यू एफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देन सी, लोकल अथॉरिटी। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो एज पर सेक्शन 2 इन ब्रैकेट 31 persons include all of the above: an individual, HUF, a company, local authority, AOP, and association of person। बहुत कुछ है वहां पर। तो all includes or all came under the definition of person। then next question 8, the highest administrative authority for income tax in India is dash dash A, finance minister। B, CBDT। C, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या डी, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो इनमें से हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है इनकम टैक्स की इंडिया में? तो राइट आंसर इज बी, CBDT। So CBDT is the highest administrative authority for income tax in India। Then next question, long form of CBDT। CBDT stand for, CBDT का लॉन्ग फॉर्म क्या है वो यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सिटीजन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या सिटीजन्स ब्यूरो ऑफ टैक्स। एंड द राइट आंसर इज बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसका लॉन्ग फॉर्म हमेशा याद रखो, इस पर भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Then the next question, dash dash is an SEC in case of HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है उसमें एक ही एसएससी होता है, चाहे उसमें कितने भी पर्सन्स हो लेकिन एसएससी एक ही होता है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर कर्ता, कॉर्पोरेशन से अगर डीम करता है तो गार्डियन। तो इसमें से बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए जो है कर्ता इज एन एसएससी इन केस ऑफ HUF। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान इज accessible फॉर डैश डैश। ए, रेसिडेंट, नॉट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट, या नॉट टैक्सेबल। इसका सही जवाब है ए, रेसिडेंट। सो एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट। तो एग्रीकल्चर इनकम सबको पता है कि अगर इंडिया में है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर इंडिया से बाहर कोई भी जो कंट्री है, अगर वहां पर किसी इंडियन रेसिडेंट जो है उसकी अगर लैंड है तो वहां से जो इनकम आता है वो क्या होगा? टैक्सेबल। तो रेसिडेंट जो है वो सही आंसर है। In next question 12, agricultural income in India is dash dash under the Indian Income Tax Act 1961। जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि इंडिया में जो होता है एग्रीकल्चर इनकम वो कैसा होता है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। सो अवर राइट आंसर इज सी, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन उसके लिए तीन शर्तें, देर आर थ्री कंडीशंस। फर्स्ट, the income must be received from the land must be situated in India, and there must be agricultural process। income must be incurred on एग्रीकल्चरल प्रोसेस। जब ये तीन कंडीशन पूरी होती है तब जाकर जो एग्रीकल्चर इनकम आता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इज स्टेटेड इन दिस सेक्शन डाइजेस्ट ऑफ इनकम एक्ट। तो कौन से सेक्शन के अंडर है? तो राइट आंसर इज बी, अंडर सेक्शन 10। Then next question 14, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India in the previous year for at least dash dash days to become a resident। तो इंडियन रेसिडेंट बनने के लिए उसको कम से कम कितने दिन इंडिया में रहना जरूरी है? तो 90 डेज, 162 डेज, 180 डेज, या 182 डेज। राइट आंसर इज डी, 182 डेज। तो इंडियन सिटीजन होने के लिए
अगर वो बाहर अब्रॉड जाता है, लेकिन फिर भी वो कम से कम 182 दिन इंडिया में अगर रहता है प्रीवियस ईयर में, तो उसे हम इंडियन सिटीजन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट 15 our last question is lecture. To be an ordinary resident in India, an individual must be certified. अब देखो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उसके लिए बेसिक कंडीशन बनाई गई है और कुछ एडिशनल कंडीशन भी बनाई गई। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या जरूरी है? A. Both basic conditions and one additional condition. B. One basic condition and both additional condition. C. One basic condition and one additional condition. या D. Both basic conditions and both additional conditions. ये जो कंडीशन बनाई गई है, दो बेसिक कंडीशंस है और दो एडिशनल है, इसमें से कौन सी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है बी, वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। ये होना जरूरी है, तब जाकर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे, इसी तरह के और क्वेश्चंस का भी आप स्टडी कीजिए। आपको फिर से एक बार मैं एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। पर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसी पर हम एमसीक्यूज देखेंगे। थैंक यू।